मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। एंटी क्लाइमैक्स कैसे हो गया? अरे क्योंकि कुछ ऐसा नया, जैसे प्रधानमंत्री जी कुछ निकाल के त्यागते कि भाई स्वदेशी की बात की है कि आज से मैं ये इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरा तो उन पर निगाह जा रही थी, जो लैपल माइक लगा हुआ था उनके सदरी में। हाँ, वो कहाँ का बना था? क्या वो मेड इन इंडिया था या कहीं और का बना हुआ था? पता नहीं। वो गालिब का शेर है ना, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो हाँ। और प्राइम मिनिस्टर का तो उनके स्टाइल से तो सभी वाकिफ हैं। देखिए, मुझे जो चीज पहली बात तो ये कि ये बात कई सालों से कही जा रही है कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो बहुत ही जस्टिफाइड नहीं है, उनको कम किया जाना चाहिए। और एक बहस जो जमाने से चली आ रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स आपको कम करना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स आपको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा बोझ जो है वो निम्न आय वर्ग के लोग और गरीब लोग उठाते हैं। जैसे जीएसटी में ही उनका शेयर ज्यादा है। हाँ। और जो अब इन चीजों को अगर हम महंगाई से जोड़ लें, वेजेस नहीं बढ़ना, वेजेस स्टेगनेंट हैं, सैलरीज स्टेगनेंट हैं, और इन्फ्लेशन जो है हर अब आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग हेडलाइंस देखते हैं कि 5% इन्फ्लेशन है, 6% इन्फ्लेशन है, 4% है। लेकिन जब आप उसको ब्रेक इन करते हैं और आप उसको जैसे कि मेडिकल इन्फ्लेशन 14%, एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है 10-12% है, फूड इन्फ्लेशन बीच बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, और उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट्स हैं बैंक के, क्रेडिट कार्ड्स के और दूसरे जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो और बीच बीच में कभी लोहा सीमेंट का, चाहे जैसे अभी हमने हाल में देखा कि खाद को लेके किस तरीके से मारामारी मची हुई थी कई जगहों पे, तो वहां पे जो है किसान का खर्चा बढ़ जाता है, उसको ब्लैक में लेना पड़ता है या किसी तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारे जो खर्चे हैं, और उसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जिसका कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप इनकम टैक्स दे रहे हैं या कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं, तो आपको पता है, स्लैब्स पता है, अपनी इनकम पता है, आपको ये पता है कि इतनी चीजें हमको रिबेट मिल सकता है, यहाँ पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें तो हमको हमारा टैक्स बच सकता है, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग है एटलीस्ट। लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी क्या हो रहा है कि 10 रुपए का आप 10 रुपए की अगर आप कोई मूंगफली या कुछ खरीद रहे हैं तो वो है तो 10 रुपए का, लेकिन उसमें हवा की मात्रा बढ़ती जा रही है और मूंगफली कम होती जा रही है। तो और आप जानते हैं कि कई बार कंपनियां या मार्केट चतुराई करते हैं, कई बार ग्राहक जो है बहुत सारी चीजों को अनदेखा कर देता है, उससे अनजान होता है। तो इन सारी चीजों में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है वो एक गार्डियन की भूमिका में रहे, वो क्राइसिस में प्रोवाइड करे। तो मैं समझता हूं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने ये किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो 2-4 बातें और जोड़ दी, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला मसला था। आप 5 लाइन में भी बोल सकते थे कि त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और हमने किया नहीं, ये। तो इसके लिए प्रकाश जी, इतना करने की क्या जरूरत? इतने सारे विज्ञापन छपे हैं सारी कंपनियों को, प्रधानमंत्री जी को वो करते हुए कि साहब जीएसटी कम कर दिया, धन्यवाद, अभी भी छप ही रहे हैं। इसके लिए राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत थी क्या कि हमने जीएसटी का और बचत उत्सव मनाइए और इतना लाख करोड़ बच जाएगा? देखिए, एक पॉलिटिशियन होने के नाते और गवर्नमेंट में हैं,
तो जाहिर है कि वो हर वो उपाय करेंगे कि जिससे कि उनकी लोकप्रियता बढ़े, या कहीं सरकार को डैमेज हो रहा है तो वो कहीं कंट्रोल हो सके, कोई चुनाव कहीं आने वाला है तो उसमें हम कुछ फायदा उठा सकते हैं क्या, ये सारी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। लेकिन मुख्य कारण वही है जिधर आप इशारा कर रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और बाहर में जो चीजें चल रही हैं उनसे सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। और दबाव या स्ट्रेस में होना कोई अनहोनी या नई बात नहीं होती है, लेकिन अभी यह साफ दिख रहा है कि सरकार के पास बहुत सारे टूल्स एपरेटस नहीं है उनको एड्रेस करने के लिए। और सबसे मुसीबत तो तब आती है ना कि जब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई और आप उसका हल निकालने का आपके पास या तो उपाय नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रही है चीज, या आपने पहले जो कर दिया है आप उसी को कंटिन्यू रखने की जिद पाले हुए हैं, आप उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं या बैकफुट पे नहीं आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अखबारों में नहीं हो रहा है। इन्होंने पिछले महीने अपने संबोधन में लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी, फिर उसको आनंद फानंद में तुरंत जीएसटी काउंसिल बिठा के उसको किया गया। उसके बाद लगातार हर चीज को लेके बताया गया कि बटर पे इतने से इतना हो गया या फ्री हो गया। अब मुझे क्या, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे लिखा कि अभी हमें पता चला वित्त मंत्री के ट्वीट से कि चपाती पर भी जीएसटी लगता था। अब सोचिए पहले आप। मतलब देखिए, अगर हम हर चीज को, एक जीन्स है और वो जीन्स पर हमको अकॉर्डिंगली टैक्स करना है, ये तो कोई भी भोथर माइंड का इकोनॉमिस्ट या पॉलिसी मेकर ऐसा कर सकता है। लेकिन संवेदनशील जो गवर्नमेंट होगी या पॉलिसी मेकर्स होंगे वो चीजों को देखेंगे कि भाई अब किस चीज पे, अब जैसे मान लीजिए कि एक सिंबॉलिक चीज है नमक, हर मुहावरे हैं, सब चीज है। खुद प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा गया उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरीके से वो फ्री फूड को लेके वो हुआ। तो एक सिंबॉलिक चीज है जो महात्मा गांधी ने भी उसको इस्तेमाल किया उस दौर में, स्वतंत्रता संग्राम में। तो आप कहेंगे कि भाई नमक को टैक्स से बाहर करो, ये रोटी चपाती को टैक्स से बाहर करो, ये जो लोग छोटे छोटे उद्यम करते हैं, कोई अपना ऐसे ही सिंपल, मान लीजिए कि वो पॉपकॉर्न अगर बेच रहा है कहीं पे ठेला लगा के या किसी तरीके से साधारण पॉलिथीन में या कागज में पैक करके दे रहा है, तो इसको हटाओ, ये इसको जीएसटी में मत रखो। जो बड़े पैमाने पे कमर्शियल लेवल पे हो रहा है उस पे टैक्स करो। तो अब मैं तो सिंपल सी चीज कहता हूं कि जो सरकारें हमारी रही हैं चाहे अभी हैं, जो सरकारें अगर ढंग से आपको टेटनस का इंजेक्शन और पैरासीटामोल अगर मुहैया नहीं करा सकती हैं तो कितनी आप तवक्को रखेंगे, कहां तक तवक्को रखेंगे? नहीं, तो ये दरअसल क्या है, आप ये देखिए कितनी सफाई से प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि हम कितना गरीबों के लिए, नियो मिडिल क्लास को, अच्छा पिछले 2017 से अब तक जो घचमच फैला रखी थी टैक्स रेट को लेकर के, मुझे तो लगता है अगर कोई कैलकुलेट करे, मैं मोटे तौर पर देख रहा था, अगर राज्यों के टैक्स और सेंट्रल टैक्स 2017 से पहले जो थे और जितनी स्लैब्स थी उनको अगर जीएसटी के साथ कंपेयर कर दीजिए, जीएसटी में ज्यादा स्लैब्स थी और राज्यों को सब हिस्सा मिलना बंद हो गया था। राज्य अभी तक त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, एक आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, कुछ साल पुराना मैं डेटा दे रहा हूं, एक पता नहीं अभी भी लगता है कि नहीं, एक एजुकेशन सेस लगता था। हाँ, और अभी भी सेस, कुछ कुछ सेस लगते हैं अभी भी, जो कि अगेन एक और हिडन टैक्सेशन का वो है। अब देखिए क्या हो रहा है, एक आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, उसमें आपने स्लैब्स को बढ़ाया, रेट्स बढ़ाए, आपने सेस भी उसके साथ चलता रहा, और कंफ्यूजन की हालत यह है कि जहां पे सरकारें माल बना रही हैं उनमें जीएसटी को आपने लागू नहीं होने दिया, कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, और इन्फ्लेशन जो कि एक हिडन टैक्स कहा जाता है उसको। अब आप देखें कि
एजुकेशन सेस जो था, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, 10 साल का कैलकुलेट किया था पेरी महेश्वर वगैरह ने, कि इतना सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय और इनकी कुछ साल चली थी, कि इतने पैसे आए और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राथमिक शिक्षा है शायद, उसमें प्राथमिक या मिडिल तक का है, कुछ ऐसा है, उसमें इतने पैसे डाले गवर्नमेंट ने। वो पैसा जो कलेक्ट हुआ था, उस पैसे से बहुत मामूली ही ज्यादा रकम सरकार ने अलॉटमेंट की थी उसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष में यूपीए की गवर्नमेंट और इनकी गवर्नमेंट के कुछ साल मिला के भारत सरकार ने शिक्षा पर अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया। ट्रेजेडी देखिए इस देश की, वो शेष जो कलेक्ट हुआ उसी को ट्रांसफर कर दिया गया, उसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल के, दैट्स इट। तो मेरा ये कहना है कि आप जो आपके, अब बोनांजा बोल रहे थे, जो आपको बोनांजा मिल रहा है कहीं पेट्रोल कम होने की वजह से, क्रूड ऑयल कम होने की वजह से, या मान लीजिए कि रिजर्व बैंक से जो आपको डिविडेंड के रूप में जो बोनांजा आ रहा है, या आपने विंडफॉल टैक्स लगाया अभी पेट्रोल कंपनियों पर जब ये मामला रेट कम हुए थे तो सस्ता, हाँ, इस तरीके की जो चीजें आती हैं, या मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, वो लोन क्लोज हो गया होगा, तो वो मान लीजिए जो हमारी देनदारी होती थी उस पर ब्याज या जो भी, तो इस तरीके के जो बोनांजा थे, तो उसको आपको एजुकेशन में या इन सब चीजों में डालने के बजाय आपने इनडायरेक्टली कंपनियों को आपने फायदा पहुंचाने की कोशिश की, और आपने उसको कहा कि हम लोगों को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसानों कृषि के लिए इतना गवर्नमेंट बहुत भारी बजट देती है किसानों के लिए, ओ माय गुडनेस कितनी बेनेवोलेंट गवर्नमेंट है। आप उसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कंपनियों को जा रहा है, कंपनियों को जा रहा है, हाँ, जैसे ट्रैक्टर कंपनियों को जा रहा है। मुझे बताइए कि ट्रैक्टर के जो दाम हैं उनमें क्या बेनिफिट मिला? फर्टिलाइजर वगैरह की हालत हम लोग सब जानते हैं। अब आइए थोड़ा छोटा उदाहरण एक देता हूं। स्वदेशी अपनाना वेरी गुड, ये स्वदेशी आत्मनिर्भरता ये सब मतलब नारे हैं, जमाने से चले आ रहे हैं। हम लोग श्वेत क्रांति हुई, एक अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है अभी अमित शाह ने, उन्होंने बतौर सहकारिता मंत्री एक बार फिर से दुग्ध क्रांति करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दूध में हमने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे देश का रहा, हमारे किसानों और पशुपालकों का रहा, उसके बावजूद हम उतना दूध नहीं पैदा कर पा रहे हैं जितना कि हमें मार्केट में जरूरत है। हाँ। इसीलिए आप देखते हैं कि नकली मावा पकड़ा गया, नकली छेना पनीर पकड़ा गया, मिठाइयां जो है जहरीली हैं, ये है वो है। और अनाज के मामले में, खाने पीने की चीजों के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हुए, वेरी गुड। लेकिन वो चीज अगर ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली और फ्री फूड और फ्री राशन वाला अगर आप उसको हटा दें, तो उसका फायदा जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो गरीब है या जो चाहे लो इनकम कैटेगरी में है या लोअर मिडिल इनकम में है, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिला। नहीं तो इतना फूड इन्फ्लेशन का कोई मसला नहीं रहता। मैनेजमेंट का हाल ये है कि आप देखिए कि वो ब्लॉकेड की वजह से कश्मीर में कितना जो है सेब जो है वो, और फूड में आत्मनिर्भरता के बावजूद सरकारों की, इनकी भी और पहले की सरकारों की कोशिशों के बावजूद, और कुछ कुछ चीजें अच्छी भी सरकारों ने की है, जैसे हमने बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया है, जच्चा बच्चा की सुरक्षा में हमारे देश का अच्छा रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें होती रही हैं। उसके बावजूद हमारा देश सबसे अधिक कुपोषित देशों में भी शामिल है और सबसे अधिक ओबेसिटी की समस्याओं वाले देशों में भी हम शुमार हैं। तो ये स्वदेशी आत्मनिर्भरता जैसी कोई चीज नहीं होती है। कॉमन सेंस समझना चाहिए कि अगर दवाइयों के लिए इंग्रेडिएंट्स अगर चाइना से और कुछ और देशों से नहीं आएंगे तो आप दवाई अपने लिए भी नहीं बना पाएंगे, एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है। मिस मैनेजमेंट कह लें उसको या चाहे कैलकुलेशन कह लें, वो ये है
कि आईफोन का हवा बनाया गया, सबसे ज्यादा आईफोन जो है इंडिया से जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अमेरिका में आईफोन सस्ता, हांगकांग में सस्ता, संघाई में सस्ता, दुबई में सस्ता, और हम लोग 30,000 ज्यादा यहाँ रेट है। हाँ, तो फिर फायदा क्या हुआ इस मतलब ये कौन सी आत्मनिर्भरता है जो अपना ही जो है चूना लगा रही है? ये कौन सी आत्मनिर्भरता? तो मुझे लगता है कि, और वो तो बोल गए, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो कौन सा पेन यूज करते हैं, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन से चश्मे यूज करते हैं, उनकी ऑफिशियल गाड़ी कौन सी है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात है, आप स्वदेशी लेकिन अपनाएं। इस पर एक चीज, एक बात, इस जो भाषण था, प्रधानमंत्री का संबोधन था, क्या देश को इसकी जरूरत थी? पहला सवाल ये है। नहीं, वो तो मैंने बताया कि देखिए, आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है आपको। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर की एक और चीज है, इन्होंने ही शुरू किया कि रोजगार का सर्टिफिकेट भी बांटेंगे, कहीं भी फीता काटने जाएंगे तो यही जाएंगे, कोई चीज अनाउंस करनी है तो यही करेंगे। और उसमें भी जो बोलते हैं उस पर खुद कायम नहीं रहते हैं। आप नोटबंदी का हिसाब देख लीजिए, इन्होंने खुद कहा था कि 31 दिसंबर तक मान्य है, नहीं रहा, उससे पहले बंद कर दिया गया। बोले थे कि सब बढ़िया से हो जाएगा, लेकिन उस समय रोज नियम आते थे, कभी आधार कार्ड लाओ, कभी अंगुली पे जो है निशान लगवाओ, तो कभी 2,000 देंगे, कभी 4,000 देंगे। जीएसटी में भी इन्होंने ही लीड ली। तो ये तो इनकी आदत है कि मतलब रथ पे मैं ही बैठूं और रथ हाँकूं भी मैं, तो वो एक चीज है इनमें। लेकिन मुझे लगता है कि इस अवसर का उपयोग वो और भी चीजों को एड्रेस करने के लिए करते तो शायद ये संबोधन महत्वपूर्ण हो सकता था। ये बोलते जो उन्होंने बोला, वेरी गुड, कि भाई सर कल से एक इम्पोर्टेंट सुधार होने जा रहे हैं, वेरी गुड, पूजा का त्योहार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपका बचत होगा, आप इंजॉय करेंगे बेहतर, वेरी गुड। स्वदेशी आत्मनिर्भरता, हम लोगों को ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, वेरी गुड। उसी में बोल देते कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं। हाँ, और आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आए थे हमारे यहाँ, 2 हफ्ते पहले लगभग। उन्होंने न सिर्फ अपने देश में लोगों के बीच जाके भाषण में चैलेंजेस के बारे में बताया जो ट्रम्प टैरिफ से पैदा हुई, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पर, और बहुत सारे नेताओं को आप देखेंगे कि वो इतना ऑर्केस्ट्रेटेड वे में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। उन्होंने मोबाइल ऐसे रखा और सोशल मीडिया पे एक जो है 2 मिनट का बोल दिया कि हालांकि सिंगापुर उतना असर नहीं है टैरिफ का, हमारे पर बहुत मामूली टैरिफ ही लगा है 10% का, लेकिन इससे ये हो रहा है कि स्थिति कभी भी बदल सकती है। तो हमारी जैसी ओपन इकोनॉमीज जो हैं और छोटी इकोनॉमीज जो हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए। तो ये चीज होती है कि प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत अपने देश को ये बता दिया, एक एक बंदे को, कि देखो भाई, अभी तो ठीक है, हम बच गए हैं, बाकी की तरह 50%, 30%, 40% नहीं लगा, लेकिन हम कभी भी, हमारे साथ भी हो सकता है। और चूंकि हम लोग बहुत ओपन इकोनॉमी है, कंप्लीट हमारा, हम लोग फ्री ट्रेड और फलाना ढकाना ये सब करते हैं, और साथ में हम छोटी इकोनॉमी है, तो हमको सचेत रहना चाहिए कि कभी भी हम क्राइसिस के सामने आ सकते। ये एक लीडरशिप की बात होती है। नहीं, ये तो जो सारे देश हैं, अब मैं तो एक प्रेसिडेंट लूला का देख रहा था कि उन्होंने अपने देश को कैसे संबोधित किया, 50% टैरिफ उन पर भी है, और सारे इश्यूज को थ्रेडबेयर कि भाई बोल्सोनारो का इशू क्या है, अमेरिका क्या चाहता है, हमारे रिश्ते क्या रहे, हम कैसे रिश्ते चाहते हैं, वो रिश्ते कैसे बनेंगे, ये सारी बातें उन्होंने अपने देश को बता दी। कुछ साल पहले, मैक्सिको का उदाहरण देखिए, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने भी ये किया था। कुछ साल पहले शी जिनपिंग ने, जब वहां पे इकोनॉमी की बातें हो रही थी, ये सब की, रियल एस्टेट वगैरह वाला थोड़ा ज्यादा क्राइसिस दिख रहा था, और वेस्ट में काफी, वेस्टर्न मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा थी, तो उस दौरान उन्होंने, देखिए, आप नेता को चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए, हो सकता है कि आप इकोनॉमिस्टों के सम्मेलन में फीता काट नहीं गए हों,
हाँ, लेकिन वहां पे आप उस समय जो करंट जो सिचुएशन है उस पे आप 2 लाइन का जुमला दे दीजिए, हो गया। इतना ही करना होता है। नेता का काम क्या है? नेता का काम तो बस, शी जिनपिंग ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि चीनी अर्थव्यवस्था कोई तालाब नहीं है, कोई झील नहीं है कि हमेशा जो है स्थिर रहेगा मामला वहां। हमारी अर्थव्यवस्था समंदर की तरह है, लहरें आएंगी, सुनामी आएगा, नीचे जाएगा, लो टाइड होगा, हाई टाइड होगा। तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर रखना, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को चलना है। अब देखिए, इस लाइन में उन्होंने सुंदर सिमली का भी इस्तेमाल कर लिया, प्रतीकों का इस्तेमाल कर लिया, बढ़िया से बात को कन्विंस कर दिया और ये भी बता दिया कि हमेशा मत ये एक्सपेक्ट करके चलो कि सब ठीक ही चलेगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर ये बोल सकते थे, स्वदेशी का ही बोल रहे थे, तो वो ये बोल सकते थे कि दुनिया भर में भू राजनीतिक संकट जो है या अस्थिरता जो है, कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कई देशों के बीच में, बड़े देशों के बीच में खींचतान की स्थिति है। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन मुश्किलों का असर हम पर कम से कम हो और हम प्रिपेयर्ड रहें। अगर हम आत्मनिर्भर रहे, हमारे पास चीजें हैं जरूरत की, तो फिर बाहर में अगर कुछ थोड़ा माहौल खराब भी हो जाएगा तो हम उससे सेफ रहेंगे, ये बोल सकते थे। उससे इशारा भी चला जाता। अब सब कोई सोच रहा है कि यार ये ट्रम्प क्या करेगा, ये चाइना के साथ इंडिया का क्या हो रहा है, भाई इसका क्या करना है, ये रूस को लेके सैंक्शंस आने लगे, इसका असर हमारे पर क्या पड़ेगा। आप तो मान लीजिए कि अगर जिस तरीके से 14 पोर्ट्स हैं अदानी समूह के, अगर उन्होंने बंद कर दिया टैंकर्स का आना, तो डायरेक्टली 2 कंपनियां तो उससे प्रभावित होंगी। तो क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या यार कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे लिए तेल फिर से ज्यादा महंगा हो जाए, तो पता चला कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ जाए। फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, अगर तेल के मामले में दबाव बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगी जेब पर। तो प्राइम मिनिस्टर इन सब चीजों का वो इस्तेमाल कर सकते थे। वो ये भी कह सकते थे, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बोलते रहते हैं कि उनकी सरकार ने बहुत कुछ किया है। अभी पिछले आप 1-2 हफ्तों से देखें तो हमारे बहुत सारे एथलीट्स ने कमाल का परफॉर्मेंस किया अलग अलग खेलों में। उन चीजों का वो जिक्र कर सकते थे। एक अच्छा भाषण भी दे सकते थे जो वो रेडियो में करते हैं, मन की बात में करते हैं। लेकिन ये मन की बात का ही एक्सटेंशन था वैसे। देखिए, एक तो मुझे प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल, ये स्टाइल मुझे थोड़ी सी अखरती है कि वो चाहे जितना भी हम्बल होके, चाहे बेनोवेलेंट होके वो बोलें, एक जो उनका, अब मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं अपने पर अखरने की बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा, कि उनका एक पैट्रोनाइजिंग ये रहता है कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। हाँ, मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। जब उन्होंने किसान कृषि नीति पर जब उन्होंने माफी मांगी थी और वापस लिया था, तो उसमें भी उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि मैं तो अच्छा सोच के लाया था। अरे भाई, आप अच्छा सोच के लाए थे और उसमें किसान का पार्टिसिपेशन, उसकी राय, उसकी सलाह, उसकी चिंताओं का समाधान शामिल ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी भलाई करना चाह रहे थे। और एक और भाषण में अगर आप अंडरलाइन करें, क्यों जरूरत पड़ी इस भाषण की, उससे भी वो चीज समझ सकते हैं कि बाजार में मांग कम है, कमजोर है। ये प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी स्पीच में एक्सेप्ट किया है। डायरेक्टली करते तो बहुत अच्छी बात थी, वो कहते कि यार मांग कम है, थोड़ा सा इसको करो, आप लोग खरीदिए ज्यादा सामान, इकोनॉमी को बूस्टअप की जरूरत है। या वो ये कह सकते थे कि मांग कम है, हमने इसको घटाया है, एक तो आप बचत हो, ये हो, वो हो, अपना जोड़ जाड़ कर देते और लास्ट में कह देते कि मांग बढ़ेगी, आप कार खरीदिए, आप मोटरसाइकिल खरीदिए, जो बोल रहे थे अभी कि कार खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए। उसी को वो देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इस तरीके का रिस्पॉन्सिबल लीडर
अगर कहीं मान लीजिए कि उनसे कोई गलती हो गई या मान लीजिए कि जैसा वो सोचते थे वैसा नहीं हुआ, तो इस बात को हल्के से एक्सेप्ट कर लेने में मैंने कौन सी बड़ी बात। अभी तक क्या हेडलाइन मैनेजमेंट होता था मीडिया में, अरे 2 लाख करोड़ हो गया जीएसटी, 1.98 हो गया, अब तक अभी रिकॉर्ड टूट गया, जुलाई का रिकॉर्ड अगस्त में टूटा, अगस्त का रिकॉर्ड सितंबर में टूटता था, ऐसे चल रहा था। अब बोल रहे हैं कि बचत, आदमी क्या बचत करे सर। आपको मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूं, अभी इंडिया टुडे का भी 2-3-4 महीने पहले की रिपोर्ट है। 2022 में एवरेज सैलरी हाइक इंडिया में 10.6% थी 2022 में। 2023 में ये घट के 9.30 हुई और 2024-25 में 9.20 हुई। माने ये मामला घटता गया है। पहली चीज ये सैलरी ग्रोथ, ये एवरेज सैलरी ग्रोथ है। बस इसमें इस एवरेज में सिर्फ एक आदमी का एवरेज उतना नहीं बढ़ा होगा जो देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। कितना बड़े आदमी का बड़ी बात होती है सर। हम लोग सोचते रहते हैं कि 2 रुपया ज्यादा मिल जाए इस महीने। अब ये एवरेज सैलरी है, अगर आप इसमें जैसे आप नीचे चले जाएंगे तो वो कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। नहीं, मीडियम 3% से ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, मीडियम 0.3% से ज्यादा नहीं होगा। अब आप सोचिए कि एवरेज इन्फ्लेशन ही अगर 6% है तो इसका मतलब कि आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, घट रही है। आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, अब तो क्या कहा जा रहा है कि लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जो उन्होंने कर्जे लिए हैं, उन कर्जों को चुकाने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। हाँ। अभी पिछले इस बार तो थोड़ा सा हल्का असर पड़ा है, माइनस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पर्सनल लोन जो है, हाउस होल्ड लोन जो है, हाउस होल्ड लोन का मतलब मैं हाउसिंग और उसकी बात नहीं कर रहा, वो कंज्यूमर लोन्स कह लीजिए, कंज्यूमर लोन, वो कंपोनेंट पहली बार बहुत सबसे ज्यादा हो गया, और उसी के साथ क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट, लोन बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हाँ। तो एक प्राइम मिनिस्टर को और एक डेटा और गोल्ड लोन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत बड़ा है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि एक तरफ गोल्ड लोन बढ़ा है, गोल्ड देके लोग लोन ले रहे हैं। इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये पता चलती है कि स्ट्रेस कितना बड़ा हुआ कि हमको अपना फैमिली सिल्वर बेचना पड़ रहा है, पहली चीज। और अपने देश में जो परंपरागत तौर पर वो है, वो ज्वेलरी मतलब गहने बेचना सबसे अंतिम वो माना जाता है कि भाई हमारे गहने गिरवी रख गए, अंतिम माना जाता है। वो मतलब वो तब है जब उसके आगे डेथ है। हाँ, ये नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। हाँ, या बहुत कोई बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें डाल दिया, है ना। तो एक तो कि स्ट्रेस कितना बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक इसी समय जब हमारे देश में लोन अगेंस्ट गोल्ड बढ़ रहा है, ठीक इसी समय सोना जो है अपने रिकॉर्ड हाइट्स को रोज तोड़ रहा है। हर दिन सोना जो है बढ़ रहा है। 2023 सितंबर से 2025 सितंबर के बीच में 2 सालों के अंदर सोना डबल से भी ज्यादा हुआ है। और गोल्ड के जो ETF हैं शेयर मार्केट में, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब कि चतुर लोग, पैसे वाले लोग, समझदार लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। लेकिन वहीं हमारी आबादी में एक कंपोनेंट, एक हिस्सा ऐसा है जिसको सोना बेचना पड़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष, अब तो दिवंगत हो गए, विवेक देबरॉय ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हमारे देश में अगर आप 25,000 कमाते हो तो 10% टॉप सैलरी अर्नर्स में से, वेज अर्नर में से हो, और अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आप टॉप 1% में। हमारे देश में जो
हाई नेटवर्थ, बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो फैमिलीज हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स का 40 से 60% और इनकम का बड़ा कंपोनेंट जो है वो ले जाती हैं, जो देश हमारे जीडीपी बनाता है या जो भी नेशनल इनकम जो होती है। नीचे का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो परपेचुअल कर्जा में। परपेचुअल कर्जे का मतलब ये होता है, अब तो प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी अच्छी बातें कही कि अब आप घूम भी सकते हैं सस्ते में। परपेचुअल कर्जे का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, आप कितनी भी अपना खून पसीना बहा लोगे, कह रहे थे ना कि जिसमें अपने देश की मेहनत, नौजवानों का मेहनत लगा है, आबादी का एक हिस्सा ऐसा है हमारे देश में, वो कभी भी अपने लाइबिलिटीज से मुक्त हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो उसको अभी पिछला चुकाना है। आज वाला जो खाना खा रहा है वो तो अलग है। अभी जैसे आमतौर पे ये होता है ना कि आज मैंने काम किया, आज मेरी थाली में उस कमाई का मैं खा रहा हूं, लेकिन उस समूह के साथ ट्रेजेडी ये है कि वो अभी पीछे का खाया हुआ दे रहा है, चुका रहा है, तो वो कभी भी वो नहीं बढ़ सकता। ऐसे में उस तरीके की आबादी की जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो एक सीमा से आगे वो ना कुछ कर सकते हैं, ना अचीव कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर अभी बोल रहे थे कि एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं लोगों में। अरे आकांक्षा और विशफुल थिंकिंग दोनों दो चीजें होती हैं। रूम में, घर में खटिया पे लेट के ये सोचना कि भगवान दे देंगे, चमत्कार हो जाएगा, जा रहा हूं सोने का खेत में कोड़ रहा हूं, उसमें जो है लोटा निकल जाएगा जिसमें मौर्य पीरियड के जो है सिक्के होंगे। These are not aspirations, these are wishful thinkings। हवाई किले बनाना है ये सब। महत्वाकांक्षा वो होती है कि मेरे पास एक कैपेबिलिटी है, मेरे पास कुछ लिवरेज है, मेरे पास कुछ आइडियाज है, उनके लिए मैं एफर्ट करूं, और उसमें फिर सरकार और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा सिस्टम है, वो उसमें वो करे, जो अमेरिका में है, जो चाइना में है, जो सिंगापुर में है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, वो भी ये जान रहे होंगे कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होगा जो शायद इस संबोधन को नहीं सुनेगा, इस संबोधन के बारे में उसको कोई वो लोड ही नहीं लेगा, इसको सुनेगा ही नहीं, उस तक बात पहुंचेगी नहीं। हो सकता है कि उसके पास वो मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। तो वो जो तबका है, अगर उस तबके के सिचुएशन को अगर हमारी सरकार संज्ञान में नहीं लेगी, तब तक आप आत्मनिर्भर कैसे हो जाएंगे? आप हो ही नहीं सकते। और लेकिन अब हमारे देश में हम एक ये भी ट्रेजेडी है कि आप जब कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ बड़े लोग हैं जिनको की फायदा होता है। जब आप कृषि क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं तो उसमें जो बड़े किसान हैं उनको फायदा होता है। आपको ट्रंप के वीजा नियम से दिक्कत है तो फिर आप उन बड़े लोगों के ही बारे में आप सोच रहे हैं, उन्हीं की भलाई सोच रहे हैं। अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो फिर आप बड़े लोगों के लिए ही सोच रहे हैं। तो देश का एक बड़ा तबका तो कंसर्न से ही बाहर है, और आप उसको याद दिला रहे हो कि यार तुम्हारा चपाती पे 5% मैंने खत्म कर दिया। तो ह्यूमिलिएशन है, ये तो सिंपल ह्यूमिलिएशन है। ये तो सैडिस्टिक अप्रोच है, लाइन में लगा दो लोगों को, इस सैडिस्टिक अप्रोच है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी, स्टेट के पास बहुत सारे पावर्स हैं। स्टेट दुनिया में एकमात्र ऐसी ताकत होता है जिसको राइट टू वायलेंस माना गया है, जो बीच बीच में आप देखते हैं पुलिस वाले पीट देते हैं। वो जो है आपके बुनियादी अधिकारों को भी सस्पेंड कर सकती है, ऑफिशियली कर सकती है, और ऑफिशियली तो रोज होता है। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी नवरात्र रखते हैं तो सोचे होंगे कि चलो यार बोल दो। हालांकि वो ये भी कर सकते थे, मन की बात में कर लेते, सुबह ही बोल देते ये बात। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मन की बात भी कर सकते थे। और समय भी आ गया है, हो सकता है कि आज कितनी तारीख है, आज 21 तारीख है, तो 29 तारीख को तो होगा ही उनकी मन की बात। हाँ, अगले संडे में होगा ही होगा।
हाँ, देखिए नटसेल में अगर कहें तो हमारी सरकार के पास बहुत सारे मुद्दों में अब कहने के लिए कुछ बचा खुचा है नहीं। सच्चाई ये है। आप मुझे बताइए, गोदी मीडिया और सरकार के सोशल मीडिया पे जो समर्थक हैं, बड़े लोग, बड़े समर्थक जो हैं, पॉपुलर लोग, क्या उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि जो अमेरिकी डेलीगेशन आया था उसके साथ क्या हुआ? क्या आपने अखबारों में उस पर कोई चर्चा देखी? पीयूष गोयल जाएंगे अमेरिका या चले गए हैं या जाने वाले हैं, वो क्या क्या बिंदु हो सकते हैं? कुछ कोई हिंट है? कहीं कुछ है उसके बारे में? चीन के साथ गए, उस समय कुछ कुछ हुआ, बातचीत हुई, कैलाश मानसरोवर खुल गया, ये खुल गया, वो खुल गया। अब उसके आगे क्या कुछ हुआ? एक दो लाइन बात आई, निर्मला जी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेके हम कुछ एंगेजमेंट की जरूरत है चाइना से। सैंक्शंस और प्यूनिटिव टैरिफ्स की बात है, जो हमारी कंपनियों पर भी कुछ सैंक्शंस आए, कुछ उसमें मामला आया, कोई बयान कुछ नहीं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिफेंस डील हुआ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, ठीक है, उस पर तो मान लीजिए कि जानकार लोगों ने, विशेषज्ञ लोगों ने अपनी बात वो लिख दी, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही एक रस्मी वो बात कही गई। लेकिन सरकार में सिर्फ बात ये नहीं है ना कि सरकार में सिर्फ मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन है। भाई सरकार में और हमारी पार्लियामेंट में जो है फॉरेन पॉलिसी वाली जो कमेटी है, इंटरनेशनल रिलेशन वाली, उसमें मेंबर्स हैं, इनके और विचारक हैं, इनके सोशल मीडिया में है लोग, गोदी मीडिया में लोग हैं, उस पर बात करते कि भाई ये पाकिस्तान और सऊदी अरब का मामला हमारे लिए कितना अच्छा है या बुरा हो सकता है, या चिंता की बात है या नहीं है। एक और चीज हुई, अब जैसे देखिए दो तीन चीजें, गाजा वगैरह वाला जो हुआ पार्लियामेंट, इसमें पहले जनरल असेंबली में हुआ जिसमें हमने एक पोजीशन लिया इंडिया ने, और सुरक्षा परिषद में कुछ दूसरा पोजीशन ले लिया, अब अमेरिका ने उसको वीटो किया, उस पर भी नहीं बोलना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी पिछले दिनों कह दिया कि अफगानिस्तान को कि बगराम का जो है वो हवाई अड्डा हमें दे दो, हमने बनाया उसको, जबकि सच्चाई है कि वो यूएसएसआर ने बनाया था। हालांकि बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग, अगर कभी मुझे अफगानिस्तान जाने का मौका मिलेगा तो वहां जरूर जाऊंगा। जब सिकंदर के हमले होते थे अलेक्जेंडर के, तो उसमें भी बगराम का जिक्र आता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार, हमारी सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के बीच में मतलब राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलना, और कांग्रेसियों में भी मैं देख रहा हूं कि इनके सोशल मीडिया हैंडल में क्या यार, किसकी माँ पे क्या वीडियो बन रहा है, कौन बीड़ी पी रहा है, ये वो, मतलब किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अभी मैं कल के या आज के अखबार में देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में, हमारे आदरणीय आचार्य प्रताप भानु मेहता जो है स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि ट्रम्प और मोदी में, वो तो बहुत ही मतलब तो मेरा ये कहने का मतलब है कि या सरकार के पास बोलने के लिए ही नहीं रह गया, मामला वही सब चल रहा है। अल्टीमेटली सिलेबस वही है, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस को गाली दो, किसी को देशद्रोही बताओ, किसी को ये करो, किसी को वो करो, अल्टीमेटली वही है। लेकिन क्या ही किया जा सकता है। चलिए, क्या ही किया जा सकता है, क्या ही किया जा सकता है में सर, एक बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा हुई है हमारे देश में भी, और चीन में भी, और अमेरिका, यूरोप में भी, कि जो हमारा नया जनरेशन है, मिलेनियल या जेनजी वगैरह जो है, ठीक है, अभी नेपाल में उन्होंने कुछ किया तो एक लगा कि नहीं, यूथ अपने लिए सोच रहा है कुछ, चाहे जैसे भी सोचे, लेकिन एक एटीट्यूड आ रहा है यंग लोगों में कि हम कितना भी मेहनत कर लेंगे, हम जीवन में बहुत ठोस चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारे फादर के, मदर के जनरेशन ने हासिल कर लिया, या उनके
पहले की जनरेशन ने हासिल किया। उन्होंने मेहनत किया, लैंड बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, एक कम्युनिटी बनाई, परिवार बनाया, बाल बच्चे पैदा किए, अपना एक दायित्व निभाया, उसी में देश समाज भी आगे बढ़ा। और इस वजह से क्या हो रहा है कि उनके भीतर काम करने की इच्छा या काम को काम की तरह एक लोड लेके करने का वो जज्बा लोगों में कम हो रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इस पर, यूरोप के अखबारों में भी लेख लिखा जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। और इस एटीट्यूड के चलते कंपनियां जेनजी को हायर करने में डर रही हैं। ये हायर कर देंगे और कल को वो आजकल रील वगैरह भी बन रहा है कि एचआर को या अपने बॉस को आपने मैसेज कर दिया कि आज नहीं आऊंगा, तो भाई क्यों नहीं आओगे? तो वाइब्स नहीं है, मजा नहीं, मूड नहीं है। सो ये किसी भी सोसाइटी के लिए क्या ही किया जा सकता है वाली जो सोच है, जो हम लोग मतलब जो निराशा में कहें, फ्रस्ट्रेशन में कहें, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी सिविलाइजेशन के लिए ये एक तरीके के खतरे की घंटी के रूप में ली जानी चाहिए कि जब लोग अपने को लाचार या निरीह समझने लगे, और पर्टिकुलरली यंग वंस। तो मतलब मैं क्या ही किया जाए बोल रहा हूं, लेकिन मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। चलिए, तो आज की बात यही समाप्त करें। और आपसे चाइना वाला तगादा बहुत लोग मुझसे करते रहते हैं, तो वो कल भी कुछ लोगों ने मेरे यहाँ लिखा, मेरे पोस्ट पे भी लिखा। तो चलिए फिर उसको करते हैं 1-2 दिन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे दर्शकों का बड़ी संख्या में जुड़े। अनुरोध ये कि अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियोज अच्छे लगते हैं, बातचीत अच्छी लगती है, तो इससे कृपया लाइक करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे, हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।